वेलकम टू ये वाली पढ़ाई। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर। लेकिन ये पढ़ेंगे हम बहुत ही फील के साथ। अब फील के साथ पढ़ने के लिए बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है वो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ मिनट्स तक, और बाकी लोग मेरे साथ कंटिन्यू करें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। इन्हीं हम लोग काउंटिंग डिजिट्स भी बोलते हैं, जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं, मतलब गिनती करते हैं। जैसे पूछा गया कितने आदमी थे, तो उसने बताया 2। तो 2 क्या है? डिजिट है। काउंट जिससे क्या की गई है? काउंटिंग की गई है, इसलिए इन्हें बोलते हैं काउंटिंग डिजिट्स। हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इन्हें लिखा जाता है। अब कई तरह के नंबर भी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में से प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर जो हम लोगों को सबसे छोटे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, जो गिनती सिखाई जाती है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक मन करे वहां तक हम लोग गिन सकते हैं, अनंत तक। इंफिनिटी मीन्स अनंत तक काउंटिंग कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इनको डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल n से। किसे डिनोट करेंगे? सिंबल n से। फिर दूसरा आ जाता है होल नंबर। होल नंबर में हम लोग एक इंक्लूजन और करते हैं, एक चीज और जोड़ देते हैं। बस इनकी जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम लोग 0 और इंक्लूड कर देते हैं। फिर उसी तरीके 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाते हैं हम लोग? इंफिनिटी तक। यहाँ भी हम लोग अनंत तक काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे होल नंबर, इस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे नेचुरल नंबर। तो दोनों डिफरेंस क्या है? 0 का। तो हम बोल सकते हैं हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, बट हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। जैसे 1 नेचुरल नंबर भी है, 1 होल नंबर भी है, बट 0 क्या है? एक होल नंबर तो है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये जो सिंबल है जेड, ये नहीं समझ आता। जैसे नेचुरल नंबर का n हो गया, होल नंबर का w हो गया, इंटीजर का i होना चाहिए, z क्यों हो गया? तो यहाँ z का जो सिंबल है वो आया है वर्ड जाइलन से, जो कि एक जर्मन वर्ड है और उसका मतलब होता है नंबर्स। अब हम लोग और बड़े हुए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ निगेटिव नंबर भी होते हैं। तो हम लोग सारे होल नंबर ले लें और निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दें। यहाँ ये भी माइनस में भी ये इंफिनिटी तक जाएंगे और ये इधर प्लस में इंफिनिटी तक जाएंगे। कहने का मतलब होल नंबर हो गए सारे हमारे यहाँ से इधर, और सारे निगेटिव नंबर्स हो गए इधर। तो इन दोनों का जो कंपाइल्ड ग्रुप होगा, मतलब दोनों को मिला के जो हमारा ग्रुप बनेगा, उसे हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। नेचुरल नंबर में हम लोग निगेटिव साइन लगा दें, उसका ग्रुप यहाँ जोड़ दें, और होल नंबर का ग्रुप यहाँ पे जोड़ दें, तो दोनों का जो मिला के ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। हम लोगों ने बड़ी क्लासेस में एक चीज और पढ़ी, जो कि है हमारे रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। अब इन्हें जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करते हैं क्यू से। क्यू का मीन्स होता है यहाँ पे कोशेंट। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि हम P अपॉन Q क्या है? एक फ्रैक्शन है। ऐसे नंबर्स which can be written, जिन्हें हम लोग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं वो हमेशा इसी फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ही हो, हम उन्हें लिख सकते हैं। which can be written in form of, किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम उन्हें? P by Q। P by Q क्या है? फ्रैक्शन। हम उन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं। अब P और Q क्या है? P और Q
दोनों बिलोंग करते हैं। ये सिंबल है बिलोंग का मतलब कि वो उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को। कहने का मतलब ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा न्यूमरेटर वो भी एक इंटीजर ही होगा, नीचे जो नंबर लिखा जाएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। बट यहाँ और भी कुछ कंडीशन है। सच दैट Q शुड नॉट बी इक्वल 0। Q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो हम लोग उसे रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। एक कंडीशन और होती है, P and Q should be co-prime। अगली कंडीशन है हमारी P और Q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर हम लोग लेंगे जो एक दूसरे से कटे ना, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब वो एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तब हम उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, बिल्कुल है। 2 भी इंटीजर है, इस ग्रुप में आएगा 2। 3 भी इस ग्रुप में आएगा। दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, दोनों एक दूसरे से नहीं कटते। और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, 0 नहीं है। ध्यान रखें, ऊपर हम लोग 0 ले सकते हैं, नीचे 0 नहीं ले सकते, तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम बात करें 0/3 की, ऊपर यहाँ 0 है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर है। 0 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और 0 डिनोमिनेटर में नहीं है। Q यहाँ पे 0 नहीं है, Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे भी हम लोग एक रेशनल नंबर बोलेंगे। और हमने बोला था कि हमेशा जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में ही हो, हम जब जरूरत हो या जब चाहें तब उन्हें हम लिख सकते हैं। तो बात करें 1.2 की, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये जरूरी नहीं था कि वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में, which can be written, अगर हम चाहें तो उसे लिख सकते हैं। अब कैसे? अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं, जैसे हमने इसका पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं 2 5 4 6 12, ये हो गया हमारा 6/5। अब आ गया ये P/Q के फॉर्म में, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर है। 6 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इस वजह से ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। निगेटिव इंटीजर जो होंगे वो भी रेशनल नंबर कहलाएंगे, जैसे -5, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म -5/1। अब -5 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, जो डिनोमिनेटर है मींस Q वो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ये जस्ट अपोजिट होते हैं रेशनल नंबर्स के। अब इरेशनल नंबर्स वो नंबर होंगे, नंबर्स ऐसे नंबर जिन्हें हम विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जिन्हें हम रिप्रेजेंट ना कर सकें इन फॉर्म ऑफ P/Q। अब हम चाह के भी
p बाई क्यू के फॉर्म में उन नंबर्स को ना लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। बताओ, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब जब हम इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो कभी खत्म होगा ना वो बार बार रिपीट करेगा। जबकि रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, अगर हम बात करें रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहां जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, तो वो रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था 1.75 7.932, ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके 1.3 बार ये टर्मिनेट नहीं होगा, बार लगा है मतलब ये बार बार रिपीट करेगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.333333। तो यहाँ पे डेसिमल खत्म तो नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है और ये होता रहेगा, बट यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसे भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चाहें तो लिख सकते हैं, इसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे रेशनल नंबर के। इसी तरीके एक और देख लेते हैं 1.75 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बार बार रिपीट करेगा, 757575 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे चाहेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीजें हमें कन्वर्ट करनी क्लास 9th में सीखी हुई थी। बट जो इरेशनल नंबर होंगे हम चाह के भी उनके डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आते हैं जैसे √2, ऐसे नंबर्स के रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब जैसे √4 अगर बोलेंगे तो 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर, वो 2 का स्क्वायर होता है, तो उसका रूट निकालेंगे तब तो वो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो उसको हम लोग अगर √4 की बात करें तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो +-2 निकल के आती है, प्लस में भी 2 आ सकता है, माइनस में भी 2 आ सकता है, तो इसे हम लोग रेशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे। बट अगर रूट लगा है उसमें तो √2 की बात करें अगर, तो जो √2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इसका जो रूट आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो ये जितने भी नंबर रूट के अंदर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और उन नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में बात करें तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं 5.73029065034। अब यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं देखने को मिल रहा, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो आता है हमारा पाई। हम लोगों ने सर्कल चैप्टर में इसको पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में।
पाई को भी हम लोग इरेशनल नंबर ही कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू हमने अभी तक पढ़ी है वो पढ़ी है 22/7। 22/7 p/2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। 22 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, और यहाँ पे q की जो वैल्यू है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो 0 के बराबर भी नहीं, और दोनों एक दूसरे से कटेंगे, तो क्यों हम इसे इरेशनल बोल रहे हैं? तो बात ये है कि ये जो 22/7 है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? रेशियो होता है। इसका रेशियो होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का। तो जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अब किसी भी सर्कल की जो एक्चुअल डायमीटर होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कैसी होती है? इरेशनल होती है। तो ऊपर हमारा जो सर्कमफेरेंस है मान लीजिए रेशनल आता है, नीचे ये इरेशनल आता है, तो जो एक्चुअल वैल्यू पाई की होती है वो इरेशनल ही होती है। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए 22/7 लगभग वैल्यू उसकी मान लेते हैं, कभी कभी हम लोग इसे 3.14 भी ले लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, बट एक्चुअल वैल्यू जो पाई की होती है वो कैसी होती है? इरेशनल होती है। पाई एक इरेशनल नंबर है। हमने इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखा था पिछली क्लास में। इन दोनों नंबर्स को हम लोग, इन दोनों नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर एक ग्रुप में कंबाइन करते हैं तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों के जो कंबाइंड ग्रुप होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? रियल नंबर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। नाम से समझ में आ रहा है, रियल नंबर्स जो रियल में सच में होते हैं। अब कैसे कहेंगे कि होते हैं? तो ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, दोनों के ग्रुप को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। मतलब कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का जो एक्चुअल टॉपिक है, और पहला टॉपिक है जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कहने का मतलब यूक्लिड का डिवीजन वाला लेमा। अब लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो जिसका कि प्रूफ होता है, वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका होता है, और उसका यूज हम लोग दूसरी चीजें प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? तो यूक्लिड ने बोला कि अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाए, कैसे इंटीजर दिए जाए? पॉजिटिव इंटीजर दिए जाए, ए और बी, ए दिया जाए और बी दिया जाए, तो उनको हम लोग एक रिलेशन में लिख सकते हैं। किस तरह के लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू और आर भी क्या है? दो इंटीजर है। तो अगर हमें ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाते हैं तो हम उसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट जो आर की वैल्यू होगी, इस तरीके की जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, या 0 के बराबर भी हो सकती है, और आर की वैल्यू जो होगी वो b से छोटी होगी। तो ये चीज बोली थी यूक्लिड ने अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल बात है कि हम लोग ये छोटे से पढ़ते हैं। कैसे? जब हम लोगों ने छोटे में डिवीजन सीखा था, छोटी क्लासेस में, तो डिवीजन में हमने एक रिलेशन सीखा था, डिवीजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में। ये वही चीज है। कैसे?
हमने वो रिलेशन क्या पढ़ा था, जो डिविडेंड होता है हमारा, जो डिविडेंड होता है उसकी वैल्यू कैसे आती थी, जो हमारा डिवाइजर होता था उसको हम लोग कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे और रिमाइंडर को ऐड कर देते थे, यही था। यहाँ पे देखिए वही चीज है, ए हमारा जो है डिविडेंड है, बी हमारा डिवीजर है, क्यू हमारा कोशेंट है और आर हमारा रिमाइंडर है। हमें याद है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती थी कभी कभी 0 आ जाती थी डिवाइड करने पे, कुछ नहीं बचता था, या हमेशा जो वैल्यू आती थी रिमाइंडर की वो डिवाइजर से छोटी आती थी। कैसे आती थी, डिवाइजर से छोटी आती थी। यहाँ जो हमारा लिखा जाता था अंदर, ये डिविडेंड होता था, डिविडेंड होता था, यहाँ हमारा डिवाइजर होता था, जो आता था आंसर यहाँ कोशेंट होता था और जो बचता था ये रिमाइंडर होता था। तो रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। आर जो हमारा रिमाइंडर है ये स्मॉलर रहेगा हमेशा किससे, डिवाइजर से, और जो आर की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है, यहाँ जो नीचे बार लगा है उसका मतलब 0 के इक्वल भी हो सकती है, या आर की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोगों ने जिस तरीके से डिवीजन का इस्तेमाल किया था एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में छोटी क्लासेस में, उसी तरीके हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फिर से यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एक और नई चीज पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को, जो कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो किस में आएंगे, हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। अब एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम मीन्स होता है ए सेट ऑफ प्रॉपरली अरेंज्ड स्टेप्स। कहने का मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके जो स्टेप्स हैं एक के बाद एक जो सीक्वेंस में होते हैं उस पूरे ऑर्डर को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि चाय बनाने का एल्गोरिथम क्या होगा, हम लोग गैस ऑन करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, उबालेंगे उसको। तो ये हो गई जैसे चाय बनाने की एल्गोरिथम। उसी तरीके एचसीएफ फाइंड आउट करने की एल्गोरिथम क्या यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके उसको हम लोग बोल देंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और उससे क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एचसीएफ।